नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर हमारे यहाँ तक आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत मैं इनका ग्रेटफुल रहूँगा। थैंक यू सर। ताकि इनके वजह से आप लोगों का कुछ ना कुछ हेल्प होता रहे। लास्ट टाइम हमने दीपिका मैम का किया हुआ था, ये हमारे अभिषेक अंशु सर हैं। और एक और सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी उनका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इसीलिए वो शायद अभी नहीं कर पाएंगे। अगर इन फ्यूचर हुआ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। तो सर आप प्लीज़ अपना कुछ बारे में बता दें पहले। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभिषेक अंशु है और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को 2019 में ज्वाइन किया था, अगस्त महीने में। और अभी से लेकर 2019 से लेकर टिल नाउ अभी मैं एक ही स्कूल में कार्यरत हूँ, केंद्रीय विद्यालय NPGC नवीनगर में। और मैं यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर भी करूँगा आगे। और ये जहाँ तक ये वीडियो बन रहा है उसका मेन मोटिव ये है कि मैं व्यूअर्स को ये बता पाऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इंटरव्यू के टाइम, और जिससे आपको हेल्प मिल सके आपको समझने में। एंड डेफिनेटली ये जो आपका पॉडकास्ट होने वाला है बहुत मज़ा आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखो, अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो भी देखो, ताकि आप केवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। और टीचिंग से रिलेटेड भी सर हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले आप ये बताइए कि आपके ये जो 4 साल रहे हैं वो केवी में कैसा रहा है। आपने क्या क्या मतलब देखा है और क्या क्या इन्जॉय किया है, क्या क्या आपको लगा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन फिर भी आपने उसको ओवरकम किया है। सर, मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं जब ज्वाइन किया यहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे, जब मैं ज्वाइन करने आ रहा था तो यहाँ जो एरिया है डिपेंड करता है कि कैसा है। लेकिन जब मैं आ रहा था तो यहाँ लगा कि बहुत ही एकांत जगह में आ गया, जहाँ पे रूरल एरिया है, रोड सही नहीं है। बट तो आने टाइम चैलेंजेस लग रहा था कि पता नहीं कैसा स्कूल होगा, अंदर का माहौल क्या होगा, बहुत सारा रहता है कन्फ्यूज़न, क्वेश्चंस माइंड में। लेकिन जब मैं एक बार स्कूल में आ गया तो उसके बाद यहाँ के स्टाफ या इवन प्रिंसिपल सर्स या जो भी टीचर्स थे, इवन सब स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थे सर। उन्होंने मतलब मुझे लगने ही नहीं दिया कि मैं कोई नया बंदा हूँ। हर तरह से हेल्प करना, आए ना बैठाना, सर खाना खाए नहीं खाए, मतलब ये भी है पता है उनको कि दूर से कोई बंदा आ रहा है तो उसके लिए सब कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ये ना लगे उनको, ये फील ना हो कि कौन सी दुनिया में आ गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं केबी में ये कल्चर है सर कि आप कहीं भी पोस्टिंग होता है बहुत इस हेल्प मिलता है लोग सर। काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, बिल्कुल या सर, मेरे बिल्कुल। साथ भी ऐसे ही रहा है। हाँ। और सर ये आपकी जर्नी कैसी रही 4 साल की? 4 साल की जर्नी सर बहुत अच्छी रही मेरी। मैं जब ज्वाइन किया उसके बाद मुझे नेक्स्ट 1 महीने के अंदर मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। 3 डेज़ फोनिक्स का ट्रेनिंग था। तो ट्रेनिंग में मुझे बहुत मज़ा आया, ऑफलाइन ट्रेनिंग था, जाके करना था। तो स्टार्टिंग में जब एक सर्कुलर आया था तो मुझे लगा मुंबई जाना है, उस पर लिखा हुआ था जीट मुंबई, तो मैं समझ नहीं पाया। फिर प्रिंसिपल सर ने क्लियर किया कि नहीं, मुंबई नहीं, पटना जाना है आपको। तो मैं पटना, इस स्कूल में जाना है आपको, यहाँ आपको 3 दिन का वर्कशॉप है। तो मैं गया, टाइम पे वहाँ पहुँचा। तो वहाँ भी अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था। मतलब रहने का तो आपको होटल वोटल में रहता है, मतलब सिर्फ आपको ट्रेनिंग के टाइम सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक वहाँ रहता है। वहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट, चाय, लंच, शाम का चाय नाश्ता, सब व्यवस्था रहता है। आपको ये फील नहीं होने दिया जाए कि आप बोर हो रहे हो। ट्रेनिंग में बहुत चीज़ सीखने को मिलता है सर। हम लोग जब नए आए थे तो हम लोग बिल्कुल अनजान थे, कुछ भी जैसे होता है ना कि टीचिंग में कहने का मतलब कि आपको पता नहीं था कि आप केवी का कल्चर ये है। हम सर लोग। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं एकदम फ्रेशर हूँ, तो शायद मुझे इंटरव्यू से शायद वो मार्क्स ना मिले जैसा मुझे मिलना चाहिए। तो क्या ये ऐसा होता है कि मतलब फ्रेशर्स को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता हो, या फिर क्योंकि आई होप कि आप भी फ्रेशर ही रहे होंगे, या फिर आपने कहीं पढ़ा रखा था पहले? सर एक्चुअली मैं फ्रेशर्स नहीं था। मैं केवी में आने से पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रखा था। सीनियर्स क्लासेस को मैं लेता था वहाँ पे। और मैं बीएड कैंडिडेट हूँ, उस समय बीएड अलाउ था, तो इस वजह से मेरा केवी में चांस मिला मुझे जाने का। तो मैं पढ़ा रखा था तो मुझे इसका एक्सपीरियंस था कि कैसे पढ़ाया जाता है, पहले से पता था मुझे। कैसे बीएड में तो सब कुछ सिखाया ही जाता है कि आपको बोर्ड पे कैसे लिखना है, कैसे खड़ा होना है, ठीक है, बोल्ड लिखना है बड़े सब अक्षरों में ताकि बैक बेंचर्स को दिखाई पड़े। ये सब खासकर इंटरव्यूअर ये इंटरव्यू लेने के दौरान देखते हैं कैंडिडेट्स में। ठीक है, तो हम लोग में बीएड में इसीलिए सिखाया भी जाता है ये सब चीज़ कि आपको जस्ट लाइक आपको ट्रेंड टीचर्स, इसीलिए कहा जाता है ना बीएड मतलब ट्रेंड टीचर्स, ऑलरेडी आपको टीचर्स बना के भेजा जा रहा है वहाँ।
तो पुराने स्कूल्स में जब मैं पढ़ाता था वहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंसेस मुझे मिला था कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, आपको क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा रखना है, ये सब मुझे पहले से थोड़ा सा आइडिया था सर, तो ये बहुत तो बेनिफिट ऐसा हुआ। मुझे लगता है कि ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फ्रेशर नहीं भी होंगे, और मैं भी ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा रहा, आपने सही तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, तो सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। बिल्कुल तो सर। आगे बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सर का वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ इंटरव्यू का, ताकि जिसके लिए आप लोग भी वेट करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसका वेट कर रहे हो कि सर आपसे क्या क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जब आप एंटर किए होंगे, तो उस समय से मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था? जी सर। सर देखिए, कोई भी इंटरव्यू हो, इवन मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ में, मैं इससे पहले इंटरव्यू नहीं दिया हूँ। प्राइवेट स्कूल में गया था, जस्ट डेमो दिया था, तो वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया था, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। लेकिन यार मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं नर्वस था पहले से भी कि पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, मुझे आएगा कि नहीं आएगा उसका आंसर्स। बट मुझे वहाँ जाने के बाद फील हुआ, बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, तो उन लोग को देख के और थोड़ा सा नर्वसनेस लगता था कि पता नहीं कौन बंदा कैसा है कौन नहीं। ये बात सही कहा और आपने। दूसरी बात है कि हम जिस बेल्ट से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला कन्फ्यूज़न कि इंग्लिश में जवाब दें कि हिंदी में जवाब दें। ये बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे से कमेंट बिल्कुल भी किया है कि सर हिंदी में इंटरव्यू होगा या इंग्लिश में इंग्लिश में होगा। होगा, तो ये सब माइंड में मेरे में भी था। तो वहाँ जब कैंडिडेट्स को मैं देखता था जो जाते थे, वो बोलते थे मैं इंग्लिश में जवाब दे के आ रहा हूँ। और दूसरा है कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश उतना हाई नहीं है फ्लुएंसी में, बट काम चल जाता है। तो ये घबराना नहीं है सर कि इंग्लिश मुझे नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत ये तो इन्फॉर्मेशन ये है। बात आप सुन लो अच्छे से, ठीक है? अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत भी आप बोल लेते हो, इट्स ओके, इट्स फ्री ऑफ ओके, माइंड जाना, है ना? बिल्कुल। तो मैं गया वहाँ, उसके बाद मुझे मेरा जो आया सर, वहाँ पे मिल जाता है लिस्ट शुरू में कि आपका कितना सीक्वेंस में क्या है। तो मैं सारा डॉक्यूमेंट्स पहले वेरिफिकेशन होता है, सारा ओरिजिनल तो सर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या स्पेशली देखा जाता है, वो आप थोड़ा सा हाँ सर क्लियर कर दो। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जितना आप फॉर्म भरते हैं, आपका जो लास्ट एजुकेशन होता है, मैट्रिक, 10th, 12th, ग्रेजुएशन अगर है तो, अगर मास्टर्स किए हुए हैं तो मास्टर्स का भी, वो आपको सारा लेके जाइए, बेनिफिट्स मिलता है उसका। मतलब वो हाईएस्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन शो करना क्वालिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल शो करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने मास्टर्स कर रखा है लेकिन मैं पीआरटी बन रहा हूँ तो मैं इंटरमीडिएट और डीएलएड कहीं दिखाऊँ, मैं आगे ना दिखाऊँ, तो इससे आपका क्या होगा कि आगे नेक्स्ट का प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होना है आपको, वो अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? उस समय पे आपने क्यों नहीं बताया। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो आपको कभी भी छिपाना नहीं है, हमें खासकर डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो आपको छिपाना नहीं अब है। मुझे लगता है सर, क्योंकि छिपाने से भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं उस समय, जो हो हम्म, सके आपको ट्रबल में डाल दे, ट्रबल में डाल दें। आप फिर आंसर ना दे पाओ, ऐसा भी हो सकता नहीं है। बिल्कुल सर, लोग इस डर से छिपाते हैं कि अगर मैं मास्टर डिग्री दिखाता हूँ और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उससे क्वेश्चन किया हाँ गया तो मैं छट ना जाऊँ, मुझे हाँ, ये सही नहीं बात किया है। जाए। तो इससे नहीं डरना है, ये आप उसका आपका प्लस पॉइंट है कि आपने इतने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक गए हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उसमें जाने का, इस वजह से आप पीआरटी में सेलेक्ट हुआ, कोई बात नहीं, नो इशू। ये आप तो से डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है सर। ठीक है, तो मैं अपना सबसे पहले मैट्रिक, फिर 12th यानी 10th के बाद 12th, उसके बाद मैं बीएड ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन, और उसके बाद बीएड, मेरा लास्ट उस समय बीएड था, मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो मैं वहाँ तक सीक्वेंस में सारा अरेंज करके डॉक्यूमेंट्स को रखा था, साथ साथ उसका मतलब उसमें इंस्ट्रक्शन था 3 कॉपी जेरोक्स लेके जाना था, सेल्फ अटेस्टेड, तो वो भी, और साथ में फोटोग्राफ्स थे। उसके बाद एक बायोडाटा का फॉर्म मिलता है वहाँ पे, तो अपना बायोडाटा शायद 2 कॉपी भर के देना था, 2 या 3 कॉपी उस समय बायोडाटा का भी। तो सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बायोडाटा भी आपका वहाँ पे जमा होगा। बायोडाटा में क्लियर कट सारा जो भी है आपके पास वो भर डालिए, कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। और जो नहीं है उसको तो बिल्कुल भी नहीं डालना है कि ओवर दिखाने के लिए कि मैं ये जानता हूँ, ये कंप्यूटर जानता हूँ, ये जानता हूँ, नहीं। अगर आपके पास प्रूफ है तभी आप शो करिए, नहीं प्रूफ है देन नो इशू। क्योंकि आप जो भी वहाँ पे लिखोगे उससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस फिर बनेंगे, आपको उसका आंसर भी देना पड़ेगा, इस बिल्कुल बात को आप ध्यान रखना। बिल्कुल। तो कई कैंडिडेट्स होते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं भी है, डाल रहे हैं कि मैं 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, आप पकड़ में आ जाएंगे वहाँ पे, आप छिपा नहीं पाएंगे अपने आप को। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो आप पकड़ा जाएंगे वहाँ पे। दूसरी बात कि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं वहाँ पे, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या फेक बनवा के देते हैं तो भी आप फंसेंगे।
तो ये सब के लिए नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है वहाँ पे, इंटरव्यू जो लेते हैं वहाँ पे। मीन्स तो कुछ भी ऐसा वहाँ पे शो नहीं करना है हाँ, आपको जो लगे कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है या नहीं, फिर वो आपने नहीं कर रखा है, सिंपल सी बात है। जी, टू बी ऑनेस्ट, जितना हो बस ऑनेस्ट रहो वहाँ पे। ऑनेस्ट रहिए, नेचुरल रहिए, अपने आप को नेचुरल रखिए। ओवर नहीं बनना है कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं या हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जो है आप एक्चुअल आप दिखाइए अपने आप। हाँ, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक और क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि आई थिंक कि सारे तो हमारे कॉल लेटर में लिखा ही होता है कि उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, जी, लेकिन जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं तो बहुत सारे के पास ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आई है, लेकिन उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट ज़रूर है। तो मैंने ऑलरेडी सजेस्ट कर रखा है कि आपके पास जो भी ओरिजिनल है वो लेके जाओ, या फिर अगर डिजी लॉकर पे आपके पास सर्टिफिकेट का जो कॉपी होता है आप उसको निकाल लो। अगर वो ओरिजिनल मांगते हैं तो आप अंडरटेकिंग दे देना। तो आई बिल्कुल। होप कि मैंने सही बताया होगा जी इसमें। सर, आपने बिल्कुल सही बताया। जैसे मैं ग्रेजुएशन किया था, तो उस समय ग्रेजुएशन का डिग्री मेरे पास आ गया था, बट बीएड का डिग्री नहीं था मेरे पास। बीएड का मार्कशीट था, मार्कशीट के बाद 1 साल के बाद डिग्री आता है। तो मैं जस्ट 2018 में मेरा फाइनल हुआ था बीएड, और 18 में फॉर्म भी आ गया था केवीएस का। 18 में स्टार्टिंग में मैं सीटेट भी क्वालिफाई किया था। तो मेरा जो सीक्वेंस था सही बना रहा। 15 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, 15 से 17 18 हो गया था बीएड आते आते। उसके बाद जब फॉर्म आया तो मेरे पास बीएड का डिग्री नहीं था, तो कोई इशू नहीं था। उस समय प्रोविजनल मिलता है कॉलेज से, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो मैं लेके गया था, वो मान जाते हैं। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, अगर वैसा हो तो वो वो अंडरटेकिंग भी दे अंडरटेकिंग सकते ले हैं। लेते हैं कि आपको इतने दिनों के अंदर जमा करना है। नहीं तो आप लोग एक काम करना, सर्टिफिकेट्स के लिए जो प्रोविजनल होती है ना वो आप कॉलेज को या स्कूल को जरूर रिक्वेस्ट करना। आई होप यूनिवर्सिटी भी हो तो उनको रिक्वेस्ट करना। हाँ, अब तो टाइम भी सर नहीं बच रहा है, 1-2 दिन और बच रहे हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच सर, जाए तो वो अच्छा है। एक्चुअली प्रोविजनल साथ में ही मिलते हैं। अच्छा मिल जाता है ना। हाँ, हाँ सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ ही प्रोविजनल मिलते हैं। तो वो मिले हैं होंगे कैंडिडेट्स को प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तब तो क्योंकि बढ़िया। डिग्री के जगह पे वो प्रोविजनल ही काम आता है। जब तक डिग्री बन के नहीं आएगा आपका, तब तक वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप कहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दीजिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, क्योंकि लोग बहुत वेट करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, हम कैसे इसको टैकल करें। जी सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि दिमाग में तो रहता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप नर्वस नहीं होना है। आप एकदम ठंडे दिमाग से सोच के जवाब देना है। मेरे से जब क्वेश्चन मैं इंटर किया था हॉल में, तो वहाँ पे 5 लोग का पैनल था, जिसमें एक लेडीज़ थी, बाकी 4 मेल थे, और एक अलग से भी बैठे थे। बट मैं उस समय नहीं जानता था कि वो अलग क्यों बैठे हैं, बट वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो साइड में बैठे रहते हैं, वो सबसे कोने में कोने में रहते रहते हैं। मुझे बाद में पता चला कि एक साइकोलॉजिस्ट कोने में रहेंगे, आपसे छिप के ही बैठे रहेंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ, हमारे सामने तो वो बगल में बैठे हुए थे। नहीं तो हमारे टाइम में तो ना एकदम साइड में बड़ा सा हॉल था, क्लासरूम था, एकदम साइड में, मतलब नज़र नहीं किया, सामने नज़र गया तो मैं सबको गुड मॉर्निंग किया, विश किया, बट उनको मैं देखा नहीं तो मैं उनको नहीं विश कर पाया। फिर बाद में मैं देखा तो मैं बाद में फिर नहीं अच्छा लगा करने में, तो मैं नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। तो मैं जब इंटर किया तो मुझे बैठाया गया पहले आराम से। उसके बाद उनके पास बायोडाटा रहता है हमारा, जो भर के देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि आप अपना नाम और क्वालिफ़िकेशन छोड़ के, नाम छोड़ के आप अपने बारे में बताइए। उन्होंने सिर्फ वो नाम मुझे हटा दिए। तो मैं नाम छोड़ के बाकी मेरा पास जो भी था बायोडाटा में, मैं तैयार करके गया था अपना इंट्रोडक्शन। मैं इंग्लिश में जवाब दिया स्टार्टिंग में। वो बोले ही फर्स्ट टेल मी योर इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट योर नेम। तो मतलब क्वेश्चन वो अगर इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो कैंडिडेट्स को इंग्लिश में जवाब देना, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में सर, पूछे तो अगर हिंदी में जिस देना। लैंग्वेज में सामने से क्वेश्चंस आ रहा है, प्रयास करना है हमें उसी लैंग्वेज में रिप्लाई दें। अगर बहुत मान लिया कि उस समय मुझे इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं बन रहा है, इंग्लिश में पूछ दिए हैं और नहीं बन रहा है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आई वांट टू स्पीक इन हिंदी फॉर दिस क्वेश्चन, तो आप हिंदी में जवाब दे क्योंकि दीजिए। मैम ने भी यही बात कही थी कि ऐसा ना हो कि जो आप इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हो वो लैंग्वेज के बाउंडेशन में वो कहीं छिप कर रह जाए और आप बता ही ना पाओ। जी, आप सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं पाए। तो आपको ये लैंग्वेज का बैरियर नहीं बनाना है यहाँ पे। आपको जिस भी लैंग्वेज में आप उनको उन तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि नहीं हिंदी में हम ज़्यादा सटीक तरीके से पहुंचा सकते हैं या इंग्लिश में और बेटर तरीके से पहुंचा सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आपको लगता है कि नहीं मैं इस लैंग्वेज में बेटर तरीके से बताऊँगा इस आंसर को, तो आप उनसे उस लैंग्वेज में बताइए, कोई इशू नहीं है। हाँ, बट ये नहीं कि पूरे का पूरी हिंदी ही बता रहे हैं, थोड़ा सा हाँ, ये बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है सबको।
और सर उसके बाद मैं बता रहा हूँ आगे, बैठाया गया, इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद जब मेरा बायोडाटा देख ही रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किया? तो मैंने बोला यस सर, मैथमेटिक्स से किया है, और मार्क्स भी अच्छे थे। तो बोले कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करेंगे बच्चों को? तो तो ये एक्चुअली आपसे वहाँ पे पूछा गया था ये हाँ, बात? वो पूछा गया हमसे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पढ़ाने में, ये उनका मेन ये था पूछने का। तो मैं कहा कि सर एज़ यू नो कि मैंने ग्रेजुएशन जो है मैथमेटिक्स से किया है, तो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना ज़्यादा पसंद है। मैं ये जवाब दिया सिंपल। तो उन्होंने फिर मैथमेटिक्स से मुझे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्वेश्चन किया, एकदम सिंपल क्वेश्चन 1 to 5 लेवल का भी, ये भी नहीं कि आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन से क्वेश्चन करेंगे, नहीं, वो जिस आप पोस्ट के लिए जा रहे हैं आप वहाँ से उठाएंगे पहले। तो मुझसे उस समय पूछा गया कि आप बच्चों को अगर डेसिमल पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, आप पढ़ा के दिखाइए डेमो टीचिंग के लिए। तो मैं गया बोर्ड पे, पीछे बोर्ड था मेरे पीछे, तो मैं बोर्ड पे गया तो वहाँ पे पहले से लिखा हुआ था। तो मैं एक पॉइंट और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप बोर्ड वर्क करते हैं तो उसको छोड़ना नहीं, उसको ज़रूर से इरेज करके आना चाहिए। जब आपको वापस बुलाया तो उसको इरेज कर देना चाहिए, जब तक वो कहे नहीं कि रहने दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव बनता है कि आप बना के चले गए, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट जाएगा उसको मिटाने में 1-2 मिनट लगेगा, इरेज करने में। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हम जो भी बोर्ड वर्क करें उसको इरेज कर दें। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप रहने दीजिए, मत मिटाइए, तो आप छोड़ दीजिए फिर। तो मैं गया तो पहले से कुछ प्लांट का ट्री वगैरह कुछ बना था, तो मैं इसको इरेज किया। उसके बाद मैं जैसे ही टॉपिक लिखा, हेडिंग लिखा, तो उसी मेरे से अचानक से क्वेश्चन पलट दिए, मतलब चेंज कर दिए मेरा उस समय। मतलब से का फिर बोलते हैं कि मैं डेसिमल पढ़ाने जा रहा था, बोल दिए कि इन्वायरमेंट का स्पेलिंग लिखिए। अच्छा, हाँ, वो अचानक कुछ से भी कर सकते कुछ हैं भी आप। कर सकते हैं, आपके दिमाग के साथ वो खेलेंगे थोड़ा सा। कहने का मतलब कि वो आपको ये देखेंगे कि आपका कितना काम कर रहा है, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप कितना रिप्लाई दे पा रहे हैं। तो आप अगर वो डेसिमल पढ़ाने का आप डेसिमल टॉपिक दिए, तो वो आपको ये नहीं देख रहे हैं कि आपको डेसिमल पढ़ाने आ रहा है कि नहीं, मेरे से वो देख रहे थे कि मैं बोर्ड पे कैसे खड़ा होता हूँ, कितना डिग्री एंगल पे लिखता हूँ। तो मैं बोर्ड पे खड़ा होने का तरीका और लिखने का ये देख रहे थे कितना डिग्री पे ये लिख रहा है। तो ऐसे हम तो लोग 45 डिग्री 45 होता है। डिग्री हम लोग जैसा कि जानते हैं, कभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरा बैक साइड जो है वो नहीं नहीं दिखना दिखाना है चाहिए आपको। अपना। हाँ। हाँ, 45 डिग्री पे खड़े होकर लिखना है। तो उसके बाद मुझे अचानक से बदल दिया कि इन्वायरमेंट का स्पेलिंग लिखिए, मैंने लिख दिया। तो मैं थोड़ा सा, मतलब उस समय बोर्ड वर्क में ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा था, साइज बोल्ड नहीं था फॉन्ट का। तो वो मुझे एक मैम थी, वो टोकी, बोले कि आप बताइए कि पीछे वाले जो बच्चे रहेंगे क्या ये वर्ड रीड कर पाएंगे? तो मैं तुरंत इरेज किया, फिर बोल्ड अक्षर में लिखा इन्वायरमेंट पूरा। उसके बाद फिर दूसरे बोले कि टेम्परेचर का स्पेलिंग लिखिए, तो मैं टेम्परेचर का भी लिख दिया। फिर एक तीसरे लिखे वैक्यूम का स्पेलिंग लिखिए, तो वैक्यूम का स्पेलिंग मैं लिखा, बट शायद मुझसे मिस्टेक हो गया था आपने फर्स्ट। डबल सी कर दिया हाँ, होगा, डबल सी कर दिया, जबकि वो डबल यू होता है। डबल यू मैम ने भी होता यही है। बोला था, उनसे भी ये पूछा गया था। तो हाँ आप जरा इसको अच्छे से कर लेना, स्पेलिंग्स हाँ, वगैरह। VACWM होता है, हाँ। बट मैंने पहले लिखा VACCUM। तो बोला कि क्या आप वो बोले सर कि जो आपने स्पेलिंग लिखा है वैक्यूम का, क्या वो करेक्ट है? तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, तो मैं इरेज करके क्या किया, VACCW कर दिया, फिर अगेन अच्छा। मैं रॉन्ग कर दिया। तो फिर बोला कि फिर देखिए आप चेक कीजिए फिर से सही है। तो मैं थोड़ा सा उस समय नर्वस हो गया सर। तो मैं गलतियाँ गलती होती है तो फिर बार बार नर्वसनेस गलती आती होने लगता है कि मैं फिर से गलत कर रहा हूँ। तो उस क्या कि उसको फिर चेंज कर दिया क्वेश्चन, क्या बोले कि सर आप इन्वायरमेंट और टेम्परेचर का यूज़ करके एक सेंटेंस फ्रेम कीजिए। तो फिर मैं एक 30 सेकंड कुछ के लिए सोचा कि क्या सेंटेंस बनाया। तो मैं फिर एक सेंटेंस बनाया, उसमें एक जगह मेरे से ग्रामेटिकल एरर हो गया था। तो वहाँ पे भी मुझे बोला गया कि आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, आप चेक करके बताइए। तो मैं जब उसको रीड किया, मेरा गलती पकड़ा गया, तो मैं तुरंत उसको इरेज करके फिर करेक्ट किया। तो फिर उसके बाद मुझे वापस सीट पे बुला लिया गया, तो मैं पूरा बोर्ड रब करके फिर वापस आया था। उसके बाद फिर मीन्स आपको जो पढ़ाने के लिए बोला गया वो तो आपने मतलब पढ़ाने का आपको मौका मौका मिला ही ही नहीं नहीं। मिला, मौका ही नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि मैं जब वहाँ से जाते जाते मैं सोच लिया था कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, डेसिमल शुरू करना है तो कैसे शुरू करूँगा, डेसिमल पढ़ाने के लिए बोले मुझे। तो वहाँ जाने वाला अचानक से क्वेश्चन पलट दिए मतलब क्या कि आपका माइंड में जो आंसर सोचे थे आप वो छोड़ दीजिए, आप दूसरा सोचिए आंसर। तो बट मैं CBSE स्कूल से पढ़ा था, तो थोड़ा सा इंग्लिश में कमांड अच्छा है मेरा, तो इस वजह से मैं वहाँ पे
ये नहीं हुआ, तुरंत मैं लिख दिया। वही एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था और ग्रामेटिकल एरर एक हुआ था मुझसे। और उसके बाद फिर मैं जब रिटर्न आया सीट पे बैठाए, तो फिर मुझसे फिर मैथ से ही सवाल करने लगे, क्वेश्चन करने लगे, बहुत इजी इजी। जैसे पूछने लगे कि परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज़ परसेंटेज। फिर पूछने लगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट में सीपी बड़ा होता है या एसपी बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है कि सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। मतलब एकदम बेसिक एकदम बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक, मतलब इसका आप हम मैं तो एक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कि इतना इजी सवाल मुझसे किया जाएगा। अब बाय लक कहिए जो कहिए, मतलब मेरे साथ तो लक भी साथ रहा इस सब में। क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स भी दिए थे उस समय, तो उनसे अच्छा लेवल तक का क्वेश्चन किया गया था, इवन 12th तक या 12th के बाद तक का भी क्वेश्चन किया गया था। बट वो अच्छा ही था उनके लिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू सर लगभग 7 से 10 मिनट चला था, क्योंकि उसके बाद लंच होने वाला था। तो लंच होने वाला था तो उन लोग ऑलरेडी जल्दी जल्दी में थे कि ये इतना कैंडिडेट को निपटाना है। मैं लास्ट कैंडिडेट था इस लंच बार के सर, पहले। जैसे कि मुझे लगता है एक बोर्ड में 34 कैंडिडेट्स के आसपास उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा। तो मैक्सिमम टाइम मतलब क्या दिया जा सकता है एक कैंडिडेट के हिसाब से? सर स्टार्टिंग में तो टाइम लेते हैं, अगर अच्छे कैंडिडेट मिले तो टाइम लेंगे वो 10 से 15 मिनट, मे बी 20 मिनट्स या 25 मिनट्स भी जा सकता है इंटरव्यू। तो मतलब मिनिमम एवरेज अगर रख लें तो 15 मिनट्स मान के चलिए, 10 to 15 जैसे मिनट्स। जैसे आप आंसर देते जाओगे ना, हाँ। वैसे ही आप उनका जो फेस का एक्सप्रेशंस होता है ना, वो आपको बता देगा। और अगर वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन यू। बिल्कुल। और आपको इंटरेस्ट दिलवाना है, बात तो यही है कि आपको इंटरेस्ट दिलवाना है। हाँ, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आंसर्स देने हैं ताकि वो और क्वेश्चंस पूछे आपसे, वो ज़्यादा बेटर है। जी सर, बिल्कुल। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन करके उसके बाद बताया कि ठीक है सर, थैंक यू, और उसके बाद यू में गो नाउ बोल दिए। बस इतना ही हुआ सवाल बस। तो मुझे लगा सर, मैं जब निकला लगता है कि मेरा 7 मिनट में इंटरव्यू ख़त्म हो गया, लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बहुत ही अपसेट हो गया, क्योंकि मैं जब बाहर आया तो मेरे साथ मेरे बैचमेट भी थे 1-2 लोग। मैं उनसे पूछा तो वो बोला मेरा 25 मिनट इंटरव्यू चला, और इवन एक दोस्त के साथ एक फ्रेंड को चॉकलेट दे के बाहर भेजा गया था। अच्छा। हाँ, उससे बहुत सारा सवाल किया गया था, इवन उससे पर्सनल लेवल तक चला गया जाएगा कि खासकर एजुकेशन से, कि आपने यहाँ से क्यों किया, यहाँ से क्यों नहीं किया, आपके इतने अच्छे मार्क्स थे। जैसे मेरा जो एक फ्रेंड था वो पटना का रहने वाला था, तो वो मगध यूनिवर्सिटी से क्यों किया ग्रेजुएशन, आप पटना यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं किए। तो ये सब थोड़ा सा उनसे मतलब ये कर रहे थे, तो वो भी स्पेशली यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है सर कि जिन लोगों ने एजुकेशन में अपना गैप रखा होगा, हाँ, उनको थोड़ा अच्छे से अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली गैप देखेंगे तो आई होप कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ तक लगता है कि वो पूछ देते हैं कि आपके यहाँ पे ये 2 साल का गैप क्यों था। बिल्कुल सर, गैप तो पूछेंगे कि क्यों गैप हुआ। उसके साथ साथ वो प्लेस भी देखेंगे, आप नेटिव कहाँ के हैं, आप कहाँ से कर रहे हैं, तो वहाँ से कर रहे हैं तो क्यों किए हैं। जैसे आप मान लिया कि जेन्युइन रीज़न नहीं है, जैसे आपका फादर का ट्रांसफ़र हो गया, तो हम मान सकते हैं कि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया तो फैमिली लेके आपके फादर वहाँ चले गए, इस वजह से आपने वहाँ से किया, ठीक है। बट अगर मान लिया कि आप का कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न नहीं है, फिर भी आप आसान के वजह से वो जगह ना करके दूसरे जगह से करते हैं, तो उससे सवाल करते हैं फिर कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सर ऐसा आपको मतलब और क्या क्या लगता है कि कुछ आपने और मिस्टेक्स करी, या फिर लगभग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कर देते हैं ऐसी कोई मिस्टेक्स? और अगर जैसे कि आपने ब्लैक बोर्ड वाली बात बताई कि बैक तो नहीं दिखाना है, वो तो ऑलरेडी हम DLED और बीएड में तो सिखाया ही जाता है। बिल्कुल। इरेज करना वो भी है ही। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो अक्सर कर देते हैं, जो आपने शायद नहीं किया या फिर आप कर सकते थे, ऐसी कोई मिस्टेक्स आपको अगर माइंड में आ रही हो? सर मिस्टेक्स वही है कि अगर आप नर्वस नहीं होना है, फ्लुएंसी नहीं तोड़ना है, अपना बोलने का शैली जो होता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बहुत ही बेटर होना चाहिए आपको। आपके तक आपका जो बात है सामने वाले तक रीच करना चाहिए, पहुंचना चाहिए सही। एक और चीज़, कभी कभी वहाँ पे आपकी हॉबीज़ भी पूछ दी जाती हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ कुछ हॉबीज़ भी मैटर करती हैं कि आप अक्सर फ्री टाइम में क्या करना चाहते हैं, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से आप डेवलप कर लो। और एक और चीज़ सर, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जैसे आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, अपने व्यूअर से भी शेयर कर रहा हूँ, अगर आप बताइएगा कि मैं सही हूँ या नहीं। मुझे सर जहाँ तक लगता है ना कि बच्चों के लिए, अगर मैं छोटे बच्चों की भी बात करूँ या 10th लेवल तक के कोई भी प्रकार के बच्चे की बात करूँ, उनके लिए एक नॉलेजेबल टीचर के कंपैरिजन में एक हैप्पी टीचर वो ज़्यादा चाहते हैं। बिल्कुल। आप कितने नॉलेजेबल हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं आप क्लास में कितना उनको खुश रखते हैं, कितना हंसी मजाक करते हैं, उनका अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वो मैटर करता है।
तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये दिखाना है कि आप ज़्यादा नर्वस ना हो जाओ, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वो क्वेश्चंस पूछने लगते हैं ना, हमारे शक्ल का जो रंग होता है ना वो वो उड़ जाता है। अचानक से चेंज हो जाएगा, हाँ, और जो पसीने आने लगते हैं। स्माइल जो होता है ना वो कहीं पता नहीं खो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कोशिश करना है कि वो स्माइल बरकरार रहे, क्योंकि अगर आप खुश दिखोगे, आप थोड़े से स्माइल करते हुए आंसर दोगे ना, इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर्स। बिल्कुल सर, स्माइल भी करना है तो रियल स्माइल करना है, हाँ, फेक स्माइल नहीं करना है फेक वाला बिल्कुल। नहीं करना कि है। हम दिखा रहे हैं कि हम मैं हंस रहा हूँ, हाँ, वो नहीं, वो पकड़ा जाते हैं। क्योंकि चेहरा आप हंस रहे हैं स्टार्टिंग में 1-2 मिनट के लिए छिपा सकते हैं, अल्टीमेटली जब आपका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होगा वो पकड़ लेंगे कि वो फेक स्माइल था। तो आप जब इन करेंगे तो स्माइल करते ही इन करेंगे, सबको गुड मॉर्निंग विश करेंगे, स्माइल करते ही करेंगे, लेकिन वो आपको ऐसा फैमिलियर कर देंगे सर कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो हाँ, एक तरह ये से बात आपने फैमिलियर सही कर कहा सर। देते जब हैं। मैं शुरू में गया था ना, मुझसे उन्होंने पूछ दिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं थोड़ा सा ना घबरा गया एकदम शुरू में, लेकिन 2-4 लाइन बोलने के बाद वो फ्लुएंसी आ गई, फिर क्वेश्चंस पूछते गए, आंसर देता गया, तो उसमें होता ही रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना, शुरू शुरू में थोड़ा सा नर्वसनेस लगेगा जब आप एंटर करोगे, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम नई होती है ना। और जब भी हम कोई नई जगह शिफ्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन की यही टेंडेंसी होती है, चाहे कितना भी कैपेबल इंसान क्यों ना हो, वो नर्वस होगा, क्यों ना जस्ट कुछ मिनट्स के लिए हो, कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन वो होगा। तो आपको उसको ओवरकम करना है। वो हो जाएगा सर, ऑटोमेटिक हो जाता है। जब क्वेश्चंस आते हैं आप आंसर देने लगेंगे, ऑटोमेटिक आप भूल जाएंगे कि आप नर्वस भी है, क्योंकि आपको आंसर्स पता है। आप प्रयास करना है कि आराम से बताना है, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। और ख़ासकर सर एक पॉइंट और बताऊंगा कि आंसर्स को घुमाना नहीं है कभी भी। कि अगर मान लिया किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है आपको, आप आराम से बता दीजिए कि सर सॉरी दिस टाइम आई वाज अनएबल टू, आई एम नॉट अनएबल टू, मैं समझ आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं, सॉरी बोल के आप उसको स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन अगर आप प्रयास करें कि हम उनको ट्विस्ट कर रहे हैं, गोल गोल घुमाएं बातों को, तो वो फिर आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है, आपको लगता तो है ये कॉमन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हैं। बिल्कुल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, कहते हैं कि जो चीज़ सिंपल होती है वो इजी नहीं होती। जैसे सर अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, हाँ, तो एक्सरसाइज करना तो सिंपल है, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना वो तो सिंपल है, बस बिल्कुल उठना या चलना, लेकिन क्या ये इजी है? इजी नहीं है। अगर इजी होता तो भाई सब लोग कर सब रहे लोग होते। कर लेते हैं। योगा करना कितना सिंपल काम है, लेकिन क्या ये इजी है? नहीं है। नहीं, तो वैसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन किस तरीके से आप उसका आंसर देते हो वो डिपेंड करता है कि आप भाई किस लेवल के इंसान हो, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सर ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स इन 4 सालों में ली हैं, और ये यहाँ पे इस स्कूल में जो इंटरनल ट्रेनिंग होती है वो भी सर देते रहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग सर कुछ ऐसी चीज़ें आप मतलब बता दो टीचिंग स्किल्स के रिगार्डिंग, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि टॉय बेस्ड पेडागोजी हो गया, और अगर किस तरीके से हम आर्ट बेस्ड टीचिंग को इनकलकेट कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं, 1-2 पॉइंट्स आप जो है वो वहाँ पे अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। कुछ ऐसे आप ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आपने सीखा हो, कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर दो। जी बिल्कुल सर। देखिए, हमें एक्चुअली पीआरटी में अगर हम रिक्रूट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है या सिखाना है जो है। तो हमको उस लेवल पे उतर के उन्हें सिखाना पड़ेगा। अब उस लेवल पे उतरने के लिए खासकर जब बच्चे छोटे छोटे 1-2 के बच्चे होते हैं सर, बहुत ही मतलब मुश्किल से घर से स्कूल आते हैं। हम लोग खुद सोचिए, जब हम बच्चे थे तो स्कूल जाने में कितना इंटरेस्टेड रखते थे, लेकिन जब हम स्कूल में ऐसा माहौल देंगे उनको कि नहीं, उनको लगे कि नहीं घर से ज़्यादा मज़ा आता है स्कूल में, तो वो तब वो डेली आएंगे स्कूल, और कभी मना नहीं करेंगे कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, पापा मैं स्कूल जाऊँगा। चाहे तबीयत भी खराब रहेगा, कितने बच्चे को मैं ऐसा देखा हूँ कि तबीयत खराब रहता है फिर भी जिद करके स्कूल आते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे आज मज़ा आएगा, आज गेम मिलेगा। ये जब हो जाए ना तो फिर स्कूल का मोटो एकदम सक्सेस हो जाता है। और टीचर का भी ये हो जाता है कि नहीं, इस टीचर से बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो आपको जब टीचिंग करना है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे सिंगिंग करके, डांस करके, है ना, बच्चों को खिला के। तो सर अभी मैं 4 सालों में कई सारे ट्रेनिंग किया हूँ। जैसे मैंने पहला बताया फोनिक्स का, तो बच्चों को फोनिक्स को कैसे सिखाना है, ठीक है। उसके बाद मैं किया था 10 डेज़ का इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ था हमारा, ठीक है, 6 महीने के अंदर में ही। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था 10 डेज़ का इंडक्शन ट्रेनिंग। उसमें बहुत सारा मतलब समझिए कि पहले से जानते भी थे और जो नहीं भी बातें जानते थे वो सब चीज़ हमें सीखने को मिला वहाँ पे, कैसे बच्चों को, छोटे बच्चे को ट्रीट करना है। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो अभी हमारा NEP जो आया है उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि हाउ टू टीच
इवन स्टेज बाय स्टेज बताया गया है उसमें कि 3 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अभी जो बाल वाटिका कॉन्सेप्ट आया है, केवी में बाल वाटिका मुझे कॉन्सेप्ट लगता है सर ये आपने सही बोला कि बाल वाटिका से मे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि में भी NEP पूछे में जा सकते हैं। इंक्लूडेड है। हाँ, बट इसके लिए टीचर्स अलग से रिक्रूट होंगे बाल वाटिका अच्छा, के लिए। इसमें थोड़ा कम इसका हाँ इम्पोर्टेंस है। हाँ, इसका इम्पोर्टेंट कम है। बट हाँ, उसी में 3 to 8 ईयर्स जो है उसमें 3 से लेके 6 ईयर्स तक बाल वाटिका है, 3 साल। उसके बाद 2 साल जो है 1 and 2। तो 1 and 2 तो आपका आ रहा है ना इसमें, तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर रहना है, ज़्यादा लिंकेज है दोनों में। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो है फाउंडेशनल स्टेज है 3 से 8 ईयर्स, 5 इयर्स का। हाँ, यानी क्लास बाल वाटिका से लेके क्लास 1 and 2 तक वो आपका जो है फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज पे हम कैसे बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका प्रिपरेटरी स्टेज आ जाता है क्लास 4 and 5। प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाता है 4 से लेके ऊपर तक। तो उसमें आपको खासकर सर 1 to वाले बच्चे और 3 to 5 वाले बच्चे, इनको लिंक करके बताना होगा वहाँ पे कि ये दोनों बच्चे का बिल्कुल अलग रहता है, एज गैपिंग भी बहुत ज़्यादा होता है और सीखने का स्पीड भी थोड़ा सा ये रहता है। इन लोगों को तो बिल्कुल 1 to वाले बच्चों को खेल में सिखाना है। उनको लगना ही नहीं चाहिए कि सर मैडम या सर या मैम कुछ पढ़ा रही हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि गए और पढ़ाना स्टार्ट कर देना। लेक्चर मेथड तो बिल्कुल नहीं, लागू ही लेक्चर नहीं मेथड होता है। एकदम नहीं, प्राइमरी में तो बिल्कुल नहीं लेक्चर मेथड। जैसे अगर मान लीजिए सर एक टॉपिक है कोई भी, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, तो जैसे इन्वायरमेंट एक टॉपिक है, उस टॉपिक को 1 से 5, 1 नहीं, इसको मैं 3 to 5 मान लेता हूँ EVS का। तो 3 to 5 में पढ़ाना है, उसी टॉपिक को 6 to 8 में पढ़ाना है, उसी टॉपिक को 9, 10 में पढ़ाना है, उसी टॉपिक को 11, 12 में पढ़ाना है। सबकी स्ट्रेटजी अलग होगी, बिल्कुल स्ट्रेटजी अलग होगी, सबके बताने का समझाने का तरीका भी अलग होगा उस टीचर का। बिल्कुल। तो अगर आप 1 to 3 को पढ़ा रहे हो तो आपको उस लेवल पे आके ही उस चीज़ों को तोड़ देना, मीन्स आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो चीज़ों को वहाँ पे अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि इतना टाइम तो देता नहीं है जैसे कि सर ने बताया अभी, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है और रखना है। बस उसको कैसे हम जॉयफुल लर्निंग बना दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉयफुल लर्निंग बना दें ताकि कॉन्सेप्ट भी सीख जाए बच्चा, उसको पता भी नहीं चले कि मैंने सिखा दिया। अभी जैसे इन्वायरमेंट का बात की, मैं क्लास में जाऊँगा, अगर मुझे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ाना है, सपोज मैं ट्री पढ़ा रहा हूँ या प्लांट पढ़ा रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं करूँगा, बच्चों चलो आज हम लोग गार्डन में चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। गार्डन में गए, लाइन सीक्वेंस में ले गए बच्चों को, बच्चा खुश कि आप तो बाहर जाएंगे क्लास से बाहर। ठीक है, उसके बाद गार्डन में ले गए, बच्चों बताओ ये किस चीज़ का फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है, नेम बताओ, उसको लिखो, नोटबुक पे लिखो। तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसके बारे में लिखेगा, उसका कलर कैसा है, कलर बताएगा। तो उसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट करके हम उसको बता सकते हैं कि हाँ बेटा देखिए इसमें ये फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स में पेटल्स हो गए, इसमें लीफ हो गए, बहुत सारे चीज़ें सीख जाते हैं बच्चे। जब चीज़ देख के सीखते हैं ना वो हमेशा याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं जल्दी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और कुछ चीज़ें सर मैं भी आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो जन्म से इंटरव्यूअर नहीं होता। बिल्कुल सर, वो भी धीरे धीरे स्टेप करके बढ़ रहा होता है। वो भी टीचर के जगह पे जहाँ पे आज वो इंटरव्यू ले रहा है, कभी उस सीट पर बैठ के उसने इंटरव्यू दिया भी होगा, तो उसे सब पता है कि ये कैंडिडेट अगर यहाँ पे आता है तो वो कितना स्ट्रेस्ड होता है, कितना प्रेशर में होता है, उसको पता है। थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ होती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स नहीं करनी है। और इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि एक इंसान हर चीज़ नहीं जान सकता, और इंटरव्यू में आप हर क्वेश्चन का सही आंसर दे दो, ये भी मुझे नहीं लगता सर, बहुत रेयर केस में ऐसे लोग होंगे जो हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। और मुझे लगता है अगर दे भी दिया ना तो भी फंसा देंगे उनको कि नहीं भाई। बिल्कुल सर, ये कंफर्म। जैसे मैं पता है ना एक फ्रेंड का, वो हर क्वेश्चन का जवाब दिया, तभी तो उसको उतना लेवल तक ले जाया गया। साइंस से रिलेटेड फिजिक्स का क्वेश्चन पूछने लगे, क्योंकि वो फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया था। सर आपका कहाँ पे हुआ था इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू सर कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कमांडेंट हॉस्पिटल में केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे हुआ था। और सर कितने आपके मार्क्स आए हुए थे उस समय इंटरव्यू में? सर मेरे आउट ऑफ 60 47 मार्क्स मिले थे मुझे। 47 हाँ, तो मुझे मिस्टेक्स पता थे कहाँ कहाँ मार्क्स कटे हैं, क्योंकि मैं जब स्पेलिंग गलत लिखा, ग्रामेटिकल एरर लिखा, फॉन्ट का साइज छोटा लिखा था, तो ये सब मिस्टेक्स हैं, इस पर मार्क्स कटते हैं। तो उस समय तो जरूरी नहीं था कि डेमो होना ही था। हाँ, इस बार तो उन्होंने डेमो दे दिया। हाँ, मतलब उस समय जरूरी नहीं था उस समय, लेकिन इस बार 30 मार्क्स का डेमो दिया है सर उन्होंने। तो आपको डेमो के लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। कई बार होगा कि जैसे लैंग्वेज के लिए बात करें, हिंदी इंग्लिश के लिए, तो वो ज़्यादातर पोएम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है,
लेकिन फिर भी अपने से 1-2 पोएम इंग्लिश में और 1-2 हिंदी में जरूर प्रिपेयर करके जाइए। आई थिंक सर वो मतलब बुक ना देखे तो वो ज़्यादा अच्छा हाँ, रहेगा। अगर पोएम पढ़ाते समय कह दें कि आप खुद से कोई पोएम इस लीजिए बुक, आप इससे कोई भी पोएम पढ़ा के दिखाइए, तो आप कम से कम 1 से लेकर 5 तक में एक एक पोएम जरूर याद रख लीजिए, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर बुक नहीं टच करेंगे ना तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव बनेगा वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा टीचर ने को पोएम याद है। जब पोएम याद होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सपोज अगर नहीं भी याद है तो कोई नहीं, बुक फिर उठा लिए, बट उसको भी गा के एक्शन के साथ पढ़ाना है। समझिए कि आपको झूमना है, फील कीजिए कि सामने जो बैठे वो बच्चे हैं, नॉट इंटरव्यूअर, वो बच्चे हैं हमारे। उनको कैसे हम इंटरटेन, कैसे उनको जॉयफुल करवाएं, कैसे उनको खुश रखें सर। और बस हमने बहुत सारी चीज़ों के से सर ने हमें गाइड किया है, उसके लिए रियली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। तो सर लास्ट में कुछ ऐसे और एक्स्ट्रा टिप्स जो लास्ट मिनट टिप्स, मान लीजिए कि इस वीडियो को जस्ट कल इंटरव्यू है और आज वो कोई कैंडिडेट अगर देख रहा है, तो कुछ ऐसी टिप्स अगर आप देना चाहें या कोई गाइडेंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सर लास्ट मिनट पे टिप्स यही है कि आप नर्वस नहीं होना है, बी काल्म, अपने आप को शांत रखना है। कभी भी जवाब देना है पोलाइट वे में देना है, तो नहीं आ रहा है सॉरी करके स्किप कर जाना है। ठीक है, और ये भी नहीं होना है कि रात भर जाग के हम तैयारी कर रहे हैं, लास्ट कल इंटरव्यू है और आज हम जाग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपका जो फेस है वो रिफ्रेश लगना चाहिए कि आप एकदम उठ के एकदम बढ़िया से रिफ्रेश होके आए हैं, एकदम तैयार हैं उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ये नहीं कि फेस पे ही लग जाए कि नहीं अभी जस्ट सो के उठे। हाँ, ये चीज़ फिर गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ड्रेस में जो मेल्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपका जो शू है ना उसको अच्छे से चमका कर जाना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी रूम में एंटर करते हो, चाहे वो इंटरव्यू रूम ही नहीं, आप कोई भी रूम में एंटर करते हो, सबसे पहले जो नज़र जाती है ना वो आपके शूज़ पे जाती है। तो इसीलिए आप उसको थोड़ा सा चमका के अच्छे से जाना, और बाकी तो फॉर्मल कपड़े तो फॉर्मल कपड़े ही पहनना है, एकदम ब्लैक भी नहीं पहन लेना, ब्लू भी नहीं पहन लेना, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने वो थोड़ा सी मिस्टेक कर रखी थी, तो वो आपको नहीं करना है। फिर वहाँ जाने से पहले तो मैंने ओपन कर ही दिया था, ऐसा नहीं था। तो आपको पूरा एकदम डार्क नहीं पहन के जाना है, कोई भी मीडियम साइज। यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, शूज़ के जो बात कहें, शूज़ में लेस जरूर होना चाहिए सर। अच्छा, ये ज़्यादा लेस वाला शूज़ नहीं पहनना है, वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि मुझे एक सर ने बताया था ये बात, मुझे पहले से नहीं जानकारी था, बट इंटरव्यू के बाद मैं तो खैर शू लेस वाला ही शू पहना था, बट कितने लोगों मैंने लेस वाला ही शू मैंने भी पहना था। तो ये भी ध्यान रखना है सर, मैं इसलिए याद आ गया कि आपने शूज़ की बात की, तो शू में लेस जरूर होना चाहिए, ये इम्पैक्ट डालता है वहाँ पे। शूलेस तो अब आया है सर ये कॉन्सेप्ट ना, पहले तो लेस, और आप खुद से भी जज करिए कि लेस वाला एक शूज़ पहनिए, एक विदाउट लेस वाला शूज़ पहनिए। फॉर्मल ज़्यादा लगता है लेस वाला में, ये आपने सही कहा सर। तो अगर संभव हो तो लेस वाला शूज़ ही पहनिए, कैंडिडेट्स को पहने तो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना स्पेशल टाइम निकाला और मेरे इस रिक्वेस्ट को एक बार में स्वीकार किया है, और हमारे व्यूवर्स को आपने गाइड किया है। हम सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे इसके लिए, एंड थैंक यू वंस अगेन। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई संयोग मिला तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम फिर से कोलैब करेंगे और कुछ ना कुछ दूसरों को सिखाएंगे। ज़रूरी नहीं होगा उस समय कि हम सिर्फ इंटरव्यू की बात करें, कुछ ऐसे क्लासरूम टीचिंग हो, कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे व्यूअर फेस करते हो रियल लाइफ टीचिंग की, ऐसे भी चीज़ें हम लोग आगे करते रहेंगे अगर पॉसिबल रहा सारी चीज़ें तो। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, थैंक यू। और इस वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही बने रहो हमारे चैनल पे, और आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। एकदम अच्छे से लगना, खूब प्रिपेयर करो, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा तो जरूर नीचे आके कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।